नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है आवाज अड्डा। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के एक और फैसले पर यू टर्न की। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा एक बार फिर सरकार पर इतना हावी हुआ है कि लोगों के दबाव में सरकार ने 24 घंटे से कम में ईमेल और मैसेजेस पर अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी वापस ले ली है, जिसकी वो निगरानी करना चाहती थी। सरकार कह रही है कि पॉलिसी को दोबारा लिखा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसे फैसले क्यों करती है जिस पर बार बार यू टर्न लेना पड़े? क्या वो नौकरशाही पर अंकुश नहीं रख पा रही है? क्या सरकार इंतजार करती है कि देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, हवा का रुख क्या है, शायद हमारी बात चल जाए? क्या सरकार साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हमारी और आपकी जिंदगी को और मुश्किल करना चाहती है और निजी स्वतंत्रता में टांग अड़ाना चाह रही है? इसी गंभीर मसले पर आवाज अड्डा में आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय कौल, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर दिलीप त्रिवेदी, बड़े वकील हैं, साइबर सिक्योरिटी के मामले में और साइबर कानून के मामले में काम करते हैं अपार गुप्ता, और साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ल्यूसिडियस के सीईओ साकेत मोदी। आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपार, आपसे इस मामले की जो मूल बात है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो काम कर रही है वो इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने, सिक्योर करने के इरादे से ये पर्चा लेकर के आई थी, या दरअसल उसका इरादा हमारी निजी जिंदगी में ताक-झांक करने का था? देखिए संजय जी, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली गई थी, ये सेक्शन 84A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर निकाली गई थी। इसके भीतर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ज्यादा मजबूत करने के लिए सरकार ऐसी कोई नीति निकाल सकती थी कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी सही तरीके से इस देश में काम करी जाए। इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई पावर ही नहीं है 84A में। और अगर ड्राफ्ट पॉलिसी देखी जाए तो वो इंक्रिप्शन को इसे सीमित करना चाहती है और ऐसे रेगुलेट करना चाहती है कि सरकार के पास ज्यादा पावर आ जाए। अब देखिए, इस पॉलिसी को भी अगर हम देखें, ये पॉलिसी बहुत वेग है। ये पॉलिसी बोलती है कि जो भी आप इंक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी थे जो बहुत लोगों ने बोला है और काफी रिपोर्टें आई हैं जिसपे, उसकी आपको प्लेन टेक्स्ट 90 दिन तक रखनी पड़ेगी। तो अगर आप ये देखें, अगर आप कुछ चीज अगर इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो आप उसे बिना ताले के, मतलब बिना इंक्रिप्शन के भी 90 दिन अगर रखेंगे तो इंक्रिप्ट करने का फायदा क्या, उस पर ताला लगाने का फायदा क्या? और इसमें दूसरी चीज अगर ये भी देखी जाए, इसमें ये भी बोल रहे थे कि जब भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मांगेगी, विदा कंडीशन स्पेसिफाई करे, ये प्रोवाइड भी करना पड़ेगा लॉ इन्फोर्समेंट को। तो इससे काफी कंसर्न रेज होती है कि सरकार कैसे नीतियां बना रही है, और उसे ये बातें ज्यादा अच्छी तरह समझनी चाहिए कि इंक्रिप्शन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और डिजिटल भारत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। अपार गुप्ता साहब, आपने इसका जो बिल्कुल मुद्दे वाला फैक्चुअल पोजीशन है उस पर अपनी राय रखी, आप वकील हैं। आइए अब सबसे पहले संजय कौल साहब का एक कमेंट ले लेते हैं और फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, अब हमको ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि ये सरकार जो है ये यू टर्न की उस्ताद हो गई है। पहले तो पूर्ण बैन पर इसी प्रकार का एक आदेश आया, 24 घंटे के अंदर वापस हुआ। फिर यहां पर एक पर्चा जारी किया, पहले सुबह सफाई दे करके मैनेज करने की कोशिश की गई, फिर मंत्री जी ने आकर के कहा कि नहीं पूरा वापस लेते हैं, इसको हम लोग दोबारा देखेंगे और फिर लेकर के आएंगे। इसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन ट्रैवल का भी मसला हुआ था। ये कोई शरारत कर रहा है सरकार में, या ये इनकैपेबिलिटी है? नहीं, पहले तो ये जरूरी है कि हम एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी एक ड्राफ्ट को जो कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बाहर दी गई हो, उसको न तो गवर्नमेंट का व्यू माने, और उसके बदलने पे या उसके इंडिकेशन से बदलने के पे उसको यूटर्न तो न कहा जा सके। न तो कोई गाड़ी निकली थी, न कोई रास्ता तय था, न कोई गाड़ी लौट के आई है, इसलिए यूटर्न तो कम से कम यहां पर वाजिब नहीं है। ये हो सकता है कि हम लोगों को इस बात से थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं हो कि कोई चीज पब्लिक डोमेन में आए। हमें आदत नहीं रही ना इतने सालों से, आपको मालूम है जो यूपीए का रूल था कि कोई कुछ कह दे और फिर उसे वापस लिया जाए, या फिर उस पर दोबारा टिप्पणी करने के बाद कोई सोची जाए। इस लचक को अगर हम नकारात्मक ढंग से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई तारीफ की बात है। रही बात यह कि हाँ, सचमुच में कई बार ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको मालूम था कंट्रोवर्सी होने वाली है तो आपने ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब ये था कि भाई आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है आप आगे रखिए, ये आपका ऑब्जेक्शन है, इसको माना गया।
इसको तुरंत मान भी लिया, कुछ इलॉजिकल भी लगा, कुछ इसमें और सोच की आवश्यकता भी है, गुंजाइश भी है। तो मुझे लगता है इतना पैरानोया की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले कि सरकार ने अपनी मुट्ठी पूरी तरह से न खोली हो। और रही बात यह कि ड्राफ्ट पॉलिसी का मतलब ड्राफ्ट पे फोकस करें और पॉलिसी पे न, क्योंकि अभी हम सिर्फ चर्चा के दौरान बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम और आगे बात करेंगे। आप शायद सहमत हो ना हो, आप भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत फीडबैक दे रहे हैं। ये सरकार लेती है फीडबैक और उस पर रिएक्ट करती है, इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके तर्क में एक बात है और वो ये कि इस लचीलेपन को नकारात्मक रूप से न देखा जाए। सलमान सोज, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक पर्चा है, चर्चा के लिए है, सामने रख दिया, अब फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से सरकार अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, पब्लिक की आवाज को सुनेगी और उसको जो लगेगा मुनासिब वो करेगी। तो हम लोग इस पर इतना पैरानोइया क्यों दिखाएं और इतना निगेटिव क्यों हो जाएं, आलोचना क्यों करें कि देखिए 56 इंच की छाती वाली सरकार में बार बार यू टर्न हो रहा है। देखिए, जब कोई ड्राफ्ट आता है तो ड्राफ्ट कोई ऐसा बनाता है कि भाई जो फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट हो, जिसपे कोई डिस्कशन हो सके। लेकिन अगर मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भाई कल रात को मेरी नोटिस में आया कि भाई इसको हमने अब सर्कुलेट किया है कमेंट के लिए, यानी कि रविशंकर प्रसाद जी को पता ही नहीं था कि भाई ये ड्राफ्ट, और ये कोई मामूली कोई ड्राफ्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ड्राफ्ट जा रहा है, तो मिनिस्टर को पता नहीं है। अगर मिनिस्टर को पता नहीं है तो मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए ये किसकी अथॉरिटी से, किसने ऑथराइज किया कि भाई इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आप भेज दीजिए। बाय द वे, पब्लिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रोकूंगा यहाँ पे, आपको यहाँ रोकूंगा। सर संजय जी, फिर ये मंत्री जी डिजोन क्यों कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता था? फिर सरकार ओन करे कि पता था, हम न्यूट्रल हैं, आपके सामने रख दिया। नहीं, उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने तो जारी होने के बाद देखा, मुझे भी लगता है कि रीवर्ड करने की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा मैंने वापस ले लिया, मुझे मालूम नहीं था, ये उन्होंने कहा है आज। मुझे पहली बात तो यह है कि जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें ऐसा होता है कि जो नोट बनते हैं या जो ड्राफ्ट बनते हैं वो उस लेवल तक बनते हैं जहां पर हम लोग पब्लिक कंसल्टेशन पे देते हैं। उस लेवल पर आप कहां मंत्री से इनपुट थोड़े लेंगे। जब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आता है तब आप मंत्रालय और मंत्रियों की इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं। भाई एक ब्यूरोक्रेटिक वर्क है, ये तो पार फॉर द कोर्स है। अगर आप समझते हैं कि हर डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस होता है पहले मंत्री के पास जाता है और वो उस पर टिप्पणी करते हैं तो फिर तो पॉलिसी हो गई ना वो। तो उनका ये कहना था कि भैया इन प्रोसेस जो होता है सो हुआ है। अब उस पर क्योंकि इतना हल्ला हो रहा है और ये बात मुझे इलॉजिकल लग रही तो मैंने कहा भी रोक दो, इस पर इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत है। लेकिन पब्लिक कंसल्टेशन तो फिर भी होगी। ये आप एक पॉइंट और इस प्रियम्बल को अगर आप देखें, बुरा मत मानिएगा, 1 मिनट के लिए वापस जाएं और इस ड्राफ्ट के प्रियम्बल को आप देखें तो इसका फोकस ये नहीं है कि किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस में क्या लिखा है इस पर निगरानी होनी चाहिए, बल्कि ये तो इस सारे मामले को इतना छोटा बनाने की कोशिश की गई है कि कहीं पे भी प्रियम्बल का जो लबो लबाब वो यही है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया, किस तरह से इंक्रिप्शन मेथोडोलॉजी, किस तरह से हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ट्रांजिट है इस पे किस तरह से दबाव बनाया जाए, किस तरह से रेगुलेशन होनी चाहिए जिससे कि कहीं किसी और को प्रोटेक्शन चाहिए तो मिल पाए। ये बिल्कुल ये एक हिस्सा है जो जरूरी है। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी का जो काम करते हैं, जो बड़े बड़े बैंकों को यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साकेत मोदी, उनसे समझते हैं कि जो ड्राफ्ट पेपर सामने आया उसमें इस बात पर हल्ला मचा है कि इंडिविजुअल को, मुझ पर यह जिम्मेदारी ना हो कि मैं 90 दिन तक अपने मैसेजेस संभाल करके रखूं अगर वो इनक्रिप्टेड हैं और वो मेरे पास बने रहें, क्योंकि सरकार किसी भी दिन आके कहेगी और मैं लायबल हो जाऊंगा किसी न किसी गुनाह के लिए। इस हिस्से को छोड़ दें जिसमें बिल्कुल सरकार शायद वापस पीछे चली जाएगी। लेकिन क्या ये जो ड्राफ्ट पेपर था आपको अच्छा लगा सके? थैंक यू संजय क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ये बताने के लिए, जब भी आप ट्रस्ट की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा एक डिजिटल डायमेंशन में हम हर आदमी का एक आइडेंटिटी होती है डिजिटल पे, हमारे आधार कार्ड से लेके हमारे पेटीएम वॉलेट से लेके और अलग अलग जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सारी कंपनीज को, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, कुछ एक रेगुलेट करना की ज़रूरत होती है जिससे कि वो जाके अपने एंड यूजर्स की प्रोटेक्शन को देख सके और खाली मिनिमम सिक्योरिटी ना दे, so that they don't have to invest a huge amount of money. Having said that, all I'm saying is that the policy is very very required and ये
पॉलिसी अभी नहीं पर नियर फ्यूचर में जरूर बाहर आनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम विद द पॉलिसी वाज क्योंकि वो कंज्यूमर लेवल पे ले जाके उनको एन्क्रिप्शन पढ़ाने लगी, 99% लोगों को ना तो इससे कोई मतलब है और ना ही वो समझते हैं कि एन्क्रिप्शन क्या होता है, ना ही उसे उनकी जरूरत है जानने की। तो उनको इससे दूर रखा जाए, उनको फ्री रखा जाए। बट ऑन दी अदर साइड जो कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करती है इतने सारे एंड यूजर्स के साथ में, ये उनकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ड्राफ्ट जो आया था, ये जो लॉ बनने जा रहा था, ये इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप विच इज रिक्वायर्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। जी बिल्कुल। आइए अब यहां पर हम त्रिवेदी साहब को शामिल करते हैं। सर, आपके नजरिए से, क्योंकि आपने इन विषयों से डील किया है, आशंका ये है कि निजी जिंदगी में दखल देने का सरकारों का इरादा हमेशा रहता है और वो तरीके ढूंढती हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर्विलियंस का जो लेवल पहले हुआ करता था भारत में, वो लगातार टेक्नोलॉजी के कारण ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है। सरकार जिसका चाहे मैसेज पढ़ ले, फैक्स पढ़ ले, मेल पढ़ ले, कोई भी टेलीफोन कन्वर्सेशन सुन ले, वो सुविधाएं उसके पास ऑलरेडी हैं। क्या यहां पर यह आर्गुमेंट जरूरी है? हालांकि ये कहा गया है कि हम तो साइबर स्पेस को सिक्योर करना चाहते हैं, इंक्रिप्शन की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आए, सिर्फ इतना है कि वो हमसे रजिस्ट्रेशन करवा लें और तब आए। आप इस विषय को कैसे देखते हैं जब बात साइबर सिक्योरिटी की आती है? तब त्रिवेदी जी। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है कि जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पॉइंट से कोई चीज देखी जाती है तो दे टेंड टू ओवर रिएक्ट। मुझे याद है कि जैसे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में बहुत अरसे तक मोबाइल फोन ही नहीं अलाउ हो रहे थे, ये कह के कि इट विल बी यूज्ड बाय टेररिस्ट एंड इट विल हार्म द इंटरेस्ट सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जबकि जो टेररिस्ट थे वो बड़े आराम से थोराया वाले ये यूज करने लगे थे मोबाइल्स, एंड किसी तरह से उनकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन काफी कहने के बाद जब ये अलाउ हुआ तो बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत फायदा हुआ विद द यूज ऑफ व्हेन द टेररिस्ट स्टार्टेड यूजिंग द लोकल मोबाइल्स, एंड इससे काफी हम लोगों के ऑपरेशंस वहां सक्सेसफुल भी हुए। इसी तरह यहां पे भी मेरे को लगता है इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पॉसिबली, मेरे को ये लग रहा है कि जो हमारे फ्रेम करने वाले एजेंसीज हैं, दे हैव ओवर रिएक्टेड एंड पुट इन सच अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ सजेशन। एंड इसमें व्हाट इज द सेकंड पॉइंट जो ज्यादा वरिंग पॉइंट है कि इसका इन्फोर्समेंट किसके हाथ में रहेगा। इफ इट इज गोइंग टू बी इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस एंड एट दैट लेवल, तो हम लोग सब जानते ही हैं कि कितना उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कितना हैरेस हो सकती है पब्लिक एट दैट लेवल। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस होल थिंग इज स्लाइटली ओवरकिल हो गया है इसमें। और ये कहना कि इट इज ओनली अ पॉइंट ऑफ डिबेट, इट वाज पुट फॉरवर्ड फॉर डिबेट, इवन अगर ये इसको भी हम मान के चलते हैं कि ये ड्राफ्ट डिबेट के लिए रखा गया है, तब भी इतना ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है। इट शुड हैव बीन मोर कंट्रोल। जैसे पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि इसकी जरूरत जरूर है सम काइंड ऑफ रेगुलेशन, बट द वे इट हैज बीन पुट पॉसिबली इट हैज नॉट इनफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड हैज गॉन इनटू इट। अभी महाराष्ट्र में एक कानून आया जिसमें मंत्री ने कहा कि ये तो पिछले सरकार ने कर दिया था कि अगर मैं आपकी आलोचना कर दूं जनप्रतिनिधि की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिख करके, बोल करके, कार्टून बना करके, तो मुझ पर सेडिशन का, राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है। पकड़ा गया तो बोले कि नहीं वो पिछली सरकार ने कर दिया था, वो ड्राफ्ट है उनका। आज हाईकोर्ट ने इसको कहा है कि आप बंद कर दीजिए, इस तरह की बात भी मत करिए इस देश में। आज बॉम्बे के हाईकोर्ट ने यह बात कही है। फिर आप नेट न्यूट्रलिटी पर देखें कि सरकार ने ट्राई के एक अजीब से पेपर को कहा कि हां हम बात कर लेंगे, उस पर वो पीछे चली गई। इसके अलावा पोर्न बैन वाले में भी इसी तरह से पीछे चली गई। मेरा यह कहना है कि किसी भी जगह एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड नाम की चीज होती है। कोई भी एक्सपर्ट 50 तरह की रिपोर्ट बनवाते हैं, दे देते हैं, पड़ी रहती है सरकार के पास, सब तो आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालते, उसी को प्रोसेस करके डालते हैं कि आइए इस पर हम विचार करते हैं, क्योंकि अब हम कानून बनाने के प्रोसेस में हैं। मुझे लगता है सर कि आपकी सरकार में, इस निजाम में हवा का रुख भांपने के लिए टेस्ट बलून छोड़ने की आदत है, और इंडिविजुअल फ्रीडम का जो एक्सट्रीम यहां पर भारत में लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जान लगा देने को तैयार है, उस इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा ऑब्सेशन है आप लोगों को। नहीं, मुझे तो लगता है कि आपने काफी सारी बातें करी, लेकिन जो आखिर में आपने अनुमान लगाया वो बिल्कुल ही निशाने से दूर है। पहली बात तो ये है कि ये वो रिजीम है जिसने इमरजेंसी भुगती है और जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ी। ये वही रिजीम है जिसने फ्रीडम और इंडिविजुअल लिबर्टी पे कई लोगों की जान देते हुए आपने देखा है, हमने, हमारी पार्टी और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग उन्होंने दिया है। तीसरी बात जो आपने कहा, मगर अगर ये है और जो आपकी बात वाजिब है, तो ऐसा क्यों लगता है
कि बार बार इस तरह के प्रपोजल आते हैं जिन पे आप लोग दोबारा चर्चा करते हैं या वापस जाते हैं। पहली बात तो फिर मैं दोहराता हूं कि केवल एक प्रपोजल अगर आता है और उस पर चर्चा हो जाती है तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं है और हम चीन नहीं है, और क्योंकि हमारे यहाँ चर्चा होती है तो इसमें हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात यह कि आप कहते हैं कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड की भी, जैसे किसी और पैनलिस्ट ने भी कहा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड की आवश्यकता होती है। यह मानना कि सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड तब होता है जब मेरी सोच से आपकी सोच मिलती है, यह भी एक गलत एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। यह भी कहना, हालांकि आईबी के हैं तो उन्होंने सही कहा होगा कि कई बार ओवरकिल सिक्योरिटी का होता है, यह भी सच है। एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है, उनके कंसर्न्स ये हैं, काम ही उनका ये है, उनकी तरफ से ओवरकिल होना भी वाजिब है, उसको बैलेंस करना बाकी लोगों का काम है। तो हम जब लोगों के साथ बैठते हैं तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट आगे रखते हैं, इसी को चर्चा कहते हैं, इसी को कंसेंसस कहते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग हावी होने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी लोग पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करके कहते हैं ये नहीं हो पाएगा। और भूलिएगा मत, हमें 1.5 ही साल हुआ है पुरानी ब्यूरोक्रेसी, पुराने सिस्टम से बाहर निकलते हुए। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारे डिसीजन जो पाइपलाइन में थे और हैं, जो कि बाहर आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। ये कह देना कि हर मंत्री अब सबसे पहले जाकर वो पुराने डिसीजन में इंटरवीन करेगा, वो ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबकी बातें वाजिब हैं, और इस चर्चा का विषय अगर ये बनता है और ये सरकार अगर इतनी लचक, जैसा आपने मेरी बात मानी, कि दिखाती है कि हाँ ये गलत लगता है, ये तार्किक नहीं है, ये लॉजिकल है, ये हो नहीं पाएगा, ये करना तो चाहिए मगर तैयारी नहीं है, अगर ये सब हम करते हैं तो इसमें मुझे तो लगता नहीं कि हमारी आलोचना की आवश्यकता। आइए अपार, क्या जो इन्होंने कहा, संजय जी जो कह रहे हैं कि इस पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आप लोगों को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सरकार बहुत ही ओपन डिस्कशन में विश्वास करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी के साथ तो खिलवाड़ करने का सवाल ही नहीं है। इतने डेमोक्रेटिक वैल्यू के लोग हैं ये, हम लोग इस बात से कन्विंस हो जाएं, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि जरा सा कुछ वारदात हो जाती है गुजरात में तो इंटरनेट बंद हो गया, कई दिनों तक बंद रहा, फिर 24 घंटे के लिए बंद रहा, और इन बात से फिर हमको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के अच्छा फैसला करेंगे ये लोग। संजय जी, अगर देखे जाए तो आजकल ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने बहुमत दिए सरकार को, युवा लोग हैं जो इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार में वो कैपेबिलिटी और वो एक्सपर्टीज प्रेजेंट नहीं है कि वो समझ पाए मीडियम क्या है। मैं ये नहीं मानता कि सरकार हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट चल रही है इंटेंट में, पर उसकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे ही दिखा रही है। अगर देखा जाए, जब 870 पॉर्न वेबसाइटें ब्लॉक हुई, उनमें से कुछ ऐसी वेबसाइटें भी थी जो पॉर्न वेबसाइट नहीं थी, और वो इस सरकार के ही एएसजी ने एक लिस्ट दी थी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया कि कौन सी वेबसाइटें ब्लॉक करी जा रही हैं। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, नहीं, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, सचिव के लेवल पर लागू हो गया। हाँ, दूसरी बात, अब नेटवर्क न्यूट्रलिटी देखें। नेटवर्क न्यूट्रलिटी पे इतनी डिस्कशन हुई है। अब ये 3 डिस्टिंक्ट, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, एक टीआरएआई की प्रोसेस है, एक डीओटी की प्रोसेस, कुछ निकल ही नहीं रहा। तो क्या बहुमत, इतनी भारी बहुमत के साथ अगर वो इंटरनेट इन द इंटरेस्ट ऑफ यूजर्स और रेगुलेशन नहीं डिवाइस कर पा रही, तो लोगों को थोड़ी आपत्ति तो होगी ही। अब अगर आप देखें कि इंटरनेट में कानून कैसे बन रहे हैं, और इस पॉलिसी में भी क्लैरिफिकेशन जो आई, क्लैरिफिकेशन का पहला पॉइंट यह था कि सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय पीपल सच एज व्हाट्सएप, तो ये सर्विस के ऊपर जा रहा था, प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा था ज्यादा कि क्या टाइप ऑफ सर्विस है। तो इससे यही दिख रहा है सरकार में लोग जो हैं उन्हें समझ है, पर पूरी समझ नहीं है कि टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंस रखा जाए फ्रीडम और स्टेट इंटरेस्ट में। एब्सोल्युटली। ये सवाल संजय कौल साहब का रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन उसके पहले सलमान सोज कुछ कहना चाहते हैं, उसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं। ये बात संजय कौल ने तो नहीं कही, लेकिन संजय पुगलिया को कह लेने दीजिए। आप लोग जो शोर बचाते हैं उस पर एतराज एक ही है सर, कि आईटी एक्ट का 66A भी आप ही लोग लेके आए थे। जी देखिए, मैं जब भी डिस्कशंस में जाता हूं, कभी मेरे बीजेपी के दोस्त कहते हैं भाई कांग्रेस ने ये किया तो आप क्यों ऐसा कहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने अगर कुछ कभी किया, कुछ गलत किया तो उसकी सजा भी मिली, लेकिन फिर अब बीजेपी का काम है कि वो हुकूमत अच्छी तरह से चलाए, लोगों के लिए अच्छी तरह से गवर्नेंस हो। लेकिन बीजेपी में 2 प्रॉब्लम्स है इस जो मैं गवर्नमेंट में देखता हूं। एक तो है फिलोसॉफिकल, दूसरा है एक हिसाब से गवर्नेंस। फिलोसॉफिकल ये प्रॉब्लम है कि मेरे ख्याल में बीजेपी के दिमाग में ये है कि हम अगर तुगलकी फरमान चलाएं तो हुकूमत चल जाएगी, लेकिन ये डेमोक्रेसी है। आप कभी किसी को कहेंगे आप क्या खाएंगे, किससे प्रेम करेंगे। आपने महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल दिया, वो भी गलत, वो कोर्ट ने चलो शुक्र है कि उन्होंने वापस लिया, कोई बात। ये एक हिसाब से मेरे ख्याल में माइंडसेट है इनका कि हम ये कर देंगे तो उससे चल जाएगा। ये स्नूपिंग एक हिसाब से एंगल आ गया इसमें।
दूसरा है गवर्नेंस। जब भी इनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ये 24 घंटे का यूटर्न है, तब ये कहते हैं भाई ये ब्यूरोक्रेट्स ने किया। जब अगर इनको कोई रेड कहीं पे करनी होती तब ये कहते हैं 56 इंच रॉक्स। तो जब कुछ ठीक हुआ तो मोदी जी जिंदाबाद, जब कुछ गलत हुआ तो बेचारा ये जो ब्यूरोक्रेट है इसको पकड़ो, हमें पता नहीं। या तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं या तो गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं। तो ये मिनिस्टरों का क्या काम है, क्योंकि मिनिस्टर तो इज टोटली एब्सेंट। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं भाई मुझे तो पता नहीं। ये एक हिसाब से गवर्नेंस प्रॉब्लम भी है, दूसरे हिसाब से फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। बाय द वे, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के पास गई और कहा कि भाई राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं, आर्टिकल 21A के अंदर। और मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहती है आपको कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिलॉसफी की डिफरेंस ये आपने इंपॉर्टेंट और एक अलग पॉइंट याद दिलाया। जी इसमें संजय जी शायद आप रिएक्ट करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल साकेत मोदी से फिर से लूंगा। क्या ये न माना जाए कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं, जो दूसरे तरह के कारोबार की चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? जैसा आपने कहा कि इंटरप्राइज को रेगुलेट करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो कंपनियां आएंगी इंक्रिप्शन करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लोग कहेंगे कि एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन राज शुरू हो गया है? या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो दूसरे प्रकार से ये कहा जाए कि दरअसल इसको सिक्योर करना ज्यादा बड़ा काम है, न कि इनसिक्योर कर दें। तो जैसे ये डेटा पब्लिक डोमेन में कोई भी एजेंसी कभी भी मांगने के लिए आएगी तो डेटा की सेफ्टी की वल्नरेबिलिटी, खतरा और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा क्या? जिस प्रकार के प्रावधान अभी डिस्कस हो रहे हैं, जिस प्रकार के प्रोविजन अभी डिस्कस हो रहे हैं साकेत। बिल्कुल संजय, जो आप बोल रहे हो उसमें एक पॉइंट है सच्चाई का, बट ऑन दी अदर साइड मैं आपको ये पॉइंट करना चाहूंगा कि जब आप लाइसेंसेस इशू करने की बात करते हो और ये ऑनलाइन क्रिप्टोग्राफी जो हम यूज करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, इनका लाइसेंसेज आई एम अज्यूमिंग आज के दिन जो जितने भी ई टेंडर्स होते हैं, जहां पे ऑब्वियसली जो लेगेसी सिस्टम्स चल रहे थे जहां पे टेंडरिंग के, वो उससे मूव करके हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जहां पे ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया हैज बीन टू रिमूव करप्शन। त्रिवेदी जी, आपसे एक सवाल और उसके बाद संजय जी के पास चलेंगे। और आपसे सवाल यही है कि जो अपार ने कहा कि जिस प्रकार की जानकारी और एक्सपर्टीज चाहिए, जिस प्रकार का नए जमाने का माइंडसेट चाहिए, उसकी कमी है, क्योंकि जरा पुराने किस्म के पुराने ख्यालात चल रहे होंगे। ये कानून जब लिखा जा रहा होगा तो कंप्यूटर का जमाना रहा होगा, अब सब कुछ स्मार्टफोन पर आ रहा है, तो ये इसका स्प्रेड जो है वो करोड़ों में होने वाला है। कुछ एक आध करोड़ वाली बात नहीं रही कि सिर्फ पीसी तक आपको ये मसला हैंडल करना था। क्या आप भी ये समझते हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी का जो बड़ा चैलेंज है कि आगे की सोचें, उसको थोड़ा जो पुरानी किस्म की माइंडसेट की ब्यूरोक्रेसी चल रही है वो उस वक्त के साथ तेजी से भाग नहीं पा रही है और सरकार को एम्बैरेसिंग मोमेंट में डाल देती है? जी संजय, काफी हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन इसमें देखिए जिस समय ये मोबाइल फोन्स इंडिया में आए उस समय ये गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल हैव टू मेक प्रोविजन सो दैट द गवर्नमेंट कैन लिसन ऑन टू टेलीफोन्स विच दे थिंक हैव सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। इसको लेके कहीं कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। इसी तरह इफ दिस इसको भी अगर थोड़ा सोच समझ के ये किया गया होता, जैसे आप कह रहे हैं, मे बी जो पीपल हु हैव ड्राफ्टेड इट आर नॉट in touch with the ground realities, and जिस तरह हमारे वक्ता समझा भी रहे हैं, it's a question of just going by a regime which is internationally accepted. उसमें I don't think किसी को कोई major problem हो सकती है। Now without going into the politics of it, of either political party, I do feel कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बनाने वाले हैं वो थोड़ा out of touch रहे, और जहां genuine national security concerns हैं, मेरे को नहीं लगता anybody in this country will take any objection to it. बिल्कुल। संजय जी, आखिरी सवाल आपसे ही पूछूंगा कि माइंडसेट का और कैपेबिलिटी का ही सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं कि पुराने किस्म के माइंडसेट से नए जमाने को अगर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बार बार ऐसी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तब सिलिकॉन वैली जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके पहले न्यू एज इकोनॉमी और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भारत से एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट कहीं से बन के आया, एडहॉक जमाने में एडहॉक तरीके से किसी ने लागू कर दिया, मंत्री को पता नहीं था। उसके पहले तो दरअसल एक क्लैरिफिकेशन आया था सुबह, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आपने जो एक बात कही, हल्के में मेरी बात आपने मानी है कि ब्यूरोक्रेसी का काम करने का एक तरीका था। मैं कंक्लूजन में आपसे जानना चाहता हूं, ये ब्यूरोक्रेसी सरकार को परेशान कर रही है, ऑकवर्ड मोमेंट्स में डाल रही है, या सरकार के पास वो माइंडसेट ही नहीं है कि इन सारी चीजों पर मजबूती से नजर रख पाए, तय करे कि क्या होना चाहिए?
मैं अपनी पहली बात को थोड़ा सा दोहराऊंगा, वो ये कि देखिए हम लोगों को उसी चीज के साथ काम करना पड़ता है जो हमारे पास है। अब बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। सच तो ये है कि हम दोनों के बीच में समन्वय बैठता है, कभी हम पीछे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। ये उन्हीं के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए भी शायद उतना ही वाजिब है, क्योंकि आप जिस जनरेशन के हैं और आपके अगले जनरेशन के लोग भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अप्रोच करते हैं बहुत अलग है। लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सरकार को बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार को उतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी प्रक्रिया, उनकी प्रोसेस अलग होती है, लेकिन हमें काम उसी के भीतर करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी बाहर जाने वाले हैं और उसके पहले इंक्रिप्शन का मामला है, इसको आप गलत पढ़ रहे हैं। ये उल्टा देखा जाएगा वहां पे, ये उनके जाने पे देखा जाएगा कि इंक्रिप्शन के मामले में देश इंटीग्रेट कर रहा है अपने आप को दुनिया के साथ। और रही बात ये जो बड़ी प्राइवेसी के जो मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं, जिसको आप पॉइंट नंबर 7 को जो हम हावी कर रहे हैं सारे की सारी पॉलिसी पे, वो मुद्दा सारी दुनिया में हावी है, वो केवल भारत का नहीं। भारत तो बहुत पीछे है, यूएस में से बहुत बड़ा डिबेट चलता जा रहा है, यूरोप में डिबेट है, किस देश में डिबेट नहीं है? और वो डिबेट इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न आज बदलते जा रहे हैं। सर, ये एक अलग विषय है, लेकिन सिक्योरिटी आप चूंकि प्राइवेसी के मुद्दे से वाकिफ है तो बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आधार के मामले में सरकार के वकील खुद जाकर के उलझ गए सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि प्राइवेसी के मसले पर विचार कर लीजिए। आपको आधार के मेरिट पर बात करना था, प्राइवेसी की डिबेट वहां खोल दी। इसीलिए मैं कहता हूं नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, वन मैन आइडिया ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज अनदर मैन आइडिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दोनों की तरफ देखना पड़ता है। सरकार के अपने तरीके तौर तरीके होते हैं, एस्टैब्लिश मैकेनिज्म्स हैं जिन पे हम लोगों को इंटरवीन करना पड़ता है, साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके प्रियम्बल में इस पॉलिसी की जरूरत के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मैं माफ कीजिए, आपका त्रिवेदी साहब का भी शुक्रगुजार, उन्होंने ये भी कहा और मैं भी मानता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और ये आज भी मौजूद है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है जिससे आपको शक होता है जो नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन रखती है, तो सरकार उसको निकालने में पूरी तरह से माहिर है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों सरकार के पास वो टूल है, सरकार के पास वो टूल है कि 100 करोड़ की आबादी के लोगों के सबके व्हाट्सएप की कब लंच पे मिलोगे, 3 बजे मिलना तक को 3 महीने तक संभालने की नौबत न लेकर के आए। ये चर्चा बहुत अच्छी हुई हो तो जी, अगर ये चर्चा बहुत अच्छी हुई और सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।